अच्छा, आप क्वेश्चन 3 करते हैं हम। क्वेश्चन 3 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि वेट ऑफ फातिमा इज 900 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे फातिमा है, उसका जो वेट है वो 900 न्यूटन है। अच्छा, तो अब बताओ कि फातिमा का जो वेट है वो मून के सरफेस पे क्या होगा? ठीक है, मून के सरफेस पे अगर उसका वेट नापा जाएगा तो फिर क्या? तो ये तो हमारे पास सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगेन, अगर इसकी जो मून की क्या वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप ये सवाल इजीली कर लोगे। अगर नहीं याद तो फिर ये सवाल नहीं अटेम्प्ट करना आपसे हो नहीं पाएगा किसी से। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखो उसका डेटा बनाओ कि फातिमा का जो अर्थ पे वेट है वो क्या है। तो वेट ऑफ फातिमा लिखो ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे फातिमा का वेट क्या है, तो उसको आप लिखोगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो वेट। यहाँ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में नीचे आप लिख दोगे बेस में ई, क्योंकि अर्थ का बता रहे, क्योंकि यहाँ पे दो दिए हुए ना वेट, एक को अर्थ का पूछ रहा है, एक तो मून का पूछ रहा है। तो उसका है 900 न्यूटन। दूसरा है कि आप वैल्यू जरा बताओ कि क्या होगी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या होगी? अर्थ पे तो हमने देखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही है। उसी तरह अब जो वैल्यू ऑफ जी है वो मून पे क्या है? याद करने वाली वैल्यू है, थोड़ी थोड़ी दिमाग में आप याद कर लो उसको सही से। ऑन मून 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये मून पे है। ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है ये आपने याद करने की, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपसे डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वैल्यू है इसकी, चूज द करेक्ट करो। तो छोटी थोड़ी पता नहीं, मेरे ख्याल में 10 कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद कर लो ना, तो आप इजीली एमसीक्यूज में सवाल आया आप कर सकते हो। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है कि वेट क्या है फातिमा जी का मून पे। वेट ऑफ फातिमा ऑन मून। ठीक है, तो बेसिकली इसको लिखोगे डब्ल्यू, यहाँ पे एम बना दो कोई। आपको नहीं पता, अब जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला तो उसका बहुत ही बेसिक बिगिनर वाला है। क्या है फॉर्मूला इसका? है ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूं, मास ऑफ फातिमा, ये इन्होंने पूछा नहीं गया है बेटा सवाल में, लेकिन ये आपको पता तो होना चाहिए ना। तो ये भी चीजें जो फाइंड करनी, ठीक है, सवाल में बेशक कुछ एक चीज वैल्यू फाइंड करने को बोलियो, लेकिन वो फाइंड करने से पहले आपको ये मास भी तो पता होना चाहिए कि क्या है फातिमा का। तो उसके लिए पहले उसका मास निकालेंगे हम कि अर्थ पे उसका मास क्या है, फिर हम फाइंड करेंगे कि भाई मून पे उसका मास क्या होगा। सोल्यूशन शुरू करो। आप सोल्यूशन में आप लिख दो कि भाई फॉर मास ऑफ फातिमा ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे उसका जरा मास फाइंड करो। तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, बस आपने ये जो फॉर्मूला है छोटा सा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन को चेंज किस तरह करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एम से, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका बनेगा फॉर्मूला एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, जो कि क्या बन रहा है, जी डब्ल्यू आपके पास है अर्थ पे 900, नीचे हो गया 9.8 मीटर पर स्क्वायर। इसको ज्यादा जल्दी से डिवाइड कर लूं मैं, 900 डिवाइड बाय 9, तो ये आपका वैल्यू बनेगी 91.84 कर दो उसको। ठीक है, ये आपकी बन गई मास जो केजी में निकला है, ये अर्थ के लिए। अब उसी तरह आप जरा मून के लिए अब आप फाइंड कर सकते हो कि वेट क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है वेट निकालने का। मास आपको पता नहीं था, आपने अभी पता लगा लिया। अब आप वेट पता लगा सकते हो, फातिमा का वेट क्या है। फॉर वेट ऑफ फातिमा ऑन मून। ठीक है, मून पे क्या वेट होगा, तो ये फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, मास का पता लगाया 9.6। मास चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, आप अगर दुनिया के बाहर भी चले जाओगे, आपका जो मास है और टोटल क्वांटिटी है जो बॉडी की जो मास मौजूद है वो वैसा ही रहेगा। तो इस वजह से जो अर्थ पे निकाला है वो ही आप मून वगैरह या जुपिटर कहीं पे भी काउंट कर सकते हो।
अच्छा ये क्या था, KC मल्टीप्लाई बाय, अब जी जो निकालना है ना, आपने जी कौन सा यूज करना है, मून का यूज करना है, अर्थ का नहीं यूज कर देना, बाकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अच्छा अब बस क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई के लिए 91.84 मल्टीप्लाई बाय 1.63। अच्छा ये हो गया। अब आंसर बना 149.69 लगा लो। सही है, 9 तक ले लो, यहाँ तक काफी है आपके पास। अब आगे बाकी अब नेट क्या होगा इसकी आंसर निकल आए। अच्छा ये भी बता दूंगा, कैलकुलेटर बाय कैलकुलेटर पूरा सा आपने कैसे कैलकुलेशन, ये कितनी डेसिमल वैल्यू लिए, डेसिमल वैल्यू नहीं ली, उससे ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। जैसे ये बाकी डेसिमल के बाद पहले दूसरे नंबर के बाद की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, तो उससे कोई इशू नहीं है, मेन वैल्यू जो आपकी है वो सही है और आगे की सिमिलर है, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो कोई बच्चे बैठ के साथ ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो चौथा सवाल है वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो कंटेन करता है 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। प्रेशर था उस गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर 140 किलो पैस्कल्स। अब बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए 140 से 840 का। तो ये वाले भी बहुत आसान वाले सवाल हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाले सवाल हैं। तो सिंपल है, प्रेशर वाले तो आपके पास यही सिंपल से दिए हुए हैं। इतना आसान का फॉर्मूला होता है, बैठे बैठे बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद करने हैं और फॉर्मूला के अलावा सवाल को भी समझना सीखो। बहुत सारे बच्चों के साथ इसीलिए होता है कि वो सवाल नहीं समझ पाते, और फिर उसके बाद तो फायदा नहीं अगर आप सवाल नहीं समझ रहे हो तो, कितना भी फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा सवाल कह रहा है कि एक सिलेंडर, इसके अंदर इतनी वॉल्यूम है एयर की, तो V1 है पहला वॉल्यूम जो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा इन्होंने पहला अब बताया कि प्रेशर क्या है, तो पहला प्रेशर है P1 इज इक्वल टू 140 APA। अब बताओ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा, तो उससे पहले आप जो चीज फाइंड करनी है वो लिखो। पहले देखो डेटा में क्या क्या बताया हुआ है। दूसरा प्रेशर बताया हुआ है P2 के 840 KPA। अब वॉल्यूम पता लगाना ना सेकेंड, तो आपने बना बस सिंपल सा इसका बना। अब फॉर्मूले में आपने क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगेन इसको चेंज करना होगा आपने V2 फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे P2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आप ऐसे लिख दोगे, और फॉर्मूले को चेंज करके बता रही हूँ ना कि अगर सॉल्विंग फॉर ओनली P2 V2 सॉरी, तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल, ये फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड कर लोगे V2 क्या वैल्यू है। अगर सवाल आपका ये है कि मैं एग्जाम में क्या लिखूं, तो एग्जाम में बस आप ये सिंपल सा लिख दो, चलेगा। आपने पूरा कन्वर्जन करके नहीं दिखाना होगा, ठीक है, क्योंकि शीट अब आपकी छोटी है, लिमिटेड है। जब हमारे पास ये शीट नहीं थी तो बच्चों को लगा था आप पूरा करके दिखाओ, लेकिन अब आपके पास ऐसा मौका नहीं होगा कि आप एक्स्ट्रा लिखो, क्योंकि लिमिट है कि भाई इतनी लाइन्स के अंदर आपने जवाब दे। तो एक्स्ट्रा चीजें लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर देना शुरू कर दो। सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन में आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। अब P1 की वैल्यू थी आपके पास 140 KPA, मल्टीप्लाई हो रहा है इसको V1 की वैल्यू से जो कि 120 cm³ है। अच्छा अब डिवाइड करो P2 की वैल्यू से जो कि था 840, आ गया 840 KPA। अच्छा यहाँ सामने तो आप देख लो दोनों ऊपर नीचे है ना, यूनिट से तो ऐसे ही है कि ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब बाकी को आप जरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। अब डिवाइड करो 840 से, 20 आ गया आपके पास आंसर। तो V2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर बन गया, बस इतना छोटा सा था, खत्म हो गया। अच्छा अब अगले सवाल को देखो। अगला सवाल आपका कह रहा है कि कैलकुलेट करो पावर ऑफ मशीन इफ मशीन परफॉर्म्स 1800 joules ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर अगर मशीन परफॉर्म कर रही है इतना काम,
तो जरा क्या कैलकुलेट करके बताना है, आपने कैलकुलेट करना है कि पावर क्या है मशीन, ठीक है। आखिरी चैप्टर से आता है ये सवाल, पावर क्या है, आखिरी चैप्टर से पहले वाला जो सवाल था ना, था उसमें आता है 8 में। अच्छा, तो आपको बताया है कि वर्क कितना परफॉर्म कर रही है, वर्क एडब्ल्यू से बनाते हो 1800 जूल्स। टाइम कितना है, टाइम मिनट में बताया है, तो हम कैलकुलेशन फिजिक्स में जब भी टाइम की करते हैं उसकी ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। 30 मिनट को आप कन्वर्ट करो जरा सेकेंड में, तो 30 × 60 करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। करने के बाद आपके पास जवाब निकलेगा 30 × 60, 1800 सेकेंड्स, ठीक है। 30 मिनट 1800 सेकेंड्स के बराबर है। अच्छा, पावर फाइंड करनी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपके पास है W, P = W/T, बस सिंपल सा है। ये तो आंखें बंद करके भी कर लें बच्चे अगर आए तो सवाल। अब क्या करना है आपने, बस कुछ नहीं, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको डिवाइड करना है, जो कि इन दिस केस क्या आंसर देगी, 1 देगी आंसर। देखो, W तो आपके पास 1800 जोस, और नीचे आपके पास क्या था, आपके पास था टाइम, जो कि वो भी 1800 सेकेंड्स था। अब बताओ ये सवाल कौन बच्चा नहीं कर सकता। T = 1 और जूल पर सेकेंड यानी वॉट्स, ठीक है। इतना आसान सवाल आपके पास आ जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे फिर भी रोते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता कभी भी, कोई इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। कभी कभार सिर्फ एक आध सवाल की वर्डिंग चेंज कर दी जाती, ठीक है, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर जाती है। ये भी सवाल आपके पास डिट्टो बुक के अंदर मौजूद है, बस इसके अंदर वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी। बुक में आंसर 0.5 आ रहा है, क्योंकि जो वर्क दिया हुआ है वर्क डन वो डिफरेंट वैल्यू थी, लेकिन इसके अंदर 1800 करके दे दिया वर्क, ताकि जब इसकी कैलकुलेशन करा तो आंसर बनेगा। बस सिंपल सा था, ये भी सही। अब आखिरी सवाल भी कर लेते हैं जपा का, जो 2025 में आया था। ये कह रहा है कि ये भी बुक में से है, वैल्यू थोड़ी चेंज करके बता रहा है। इसमें एनर्जी पूछ रहा है और हीट कैपेसिटी बता दी है। बुक में था हीट कैपेसिटी फाइंड करो, एनर्जी बताएगी, ठीक है। तो बुक के आंसर से आप मैच कर सकते हो, उसकी जो एनर्जी निकलेगी वो वही है जो बुक में ऑलरेडी सवाल में दी हुई थी। पूछा एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है अगर टेम्परेचर रेज होगा 50 ग्राम्स ऑफ वाटर का 40 सेल्सियस से 70 सेल्सियस तक, तो पैसिफिक हीट कैपेसिटी मॉडरेटली बताएंगे आपको क्या है। अच्छा, मैं इसको लिखती हूँ। तो टेम्परेचर आपको बताया है, दो टेम्परेचर बताया है। T1 पहले टेम्परेचर कह दो जो 40 सेल्सियस था, और T2 कह दो जो कि सेकेंड टेम्परेचर है 70 सेल्सियस। अब इसके लिए आपने डेल्टा टी यानी कंबाइंड टोटल टी जो है वो फाइंड करना है कि क्या है। तो वो बेसिकली क्या होता है, T2 - T1 करते हो आप, तो ये हो गया 70 - 40, तो ये हुआ 30 सेल्सियस। मास क्या बताया हुआ है वाटर का, M = 50 ग्राम। मैंने बताया आप केजी में करोगे तो ऐसा ही नर्स में कैलकुलेट करते हैं आप। अब हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बताइए, जो कि C से रिप्रेजेंट करोगे 4200। सही है। पाएंगे डायरेक्ट आप क्यू यानी टोटल जो एनर्जी है ना, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसको फाइंड करने का आप पर वही सिंपल सा जो फॉर्मूला है आप लगाओगे। मैं कन C = फॉर्मूला ओरिजिनल ये है हीट कैपेसिटी फाइंड करने का, ठीक है। उससे आप निकालोगे, उससे इक्वेशन डिराइव करोगे C, जिससे आप ये डेल्टा क्यू फाइंड कर सको। और क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो बेसिकली इस तरीके का बन जाएगा। ये हो जाएगा C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इससे आप निकाल लोगे ऐसे फाइंड करने का। सोल्यूशन है आपके पास, बस आपने पुट करनी है वैल्यू। C क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट यहाँ चल लगाएंगे और एक्स पूरा मैं पीछे कर के लिखूँ और की पढ़ाई लिखती है। अच्छा, पहली आता है मतलब आता है
आपका आंसर है, ठीक है। आंसर इसका निकलेगा, जोड़ने के लिए ये भी बढ़ जाएगा 10 पर। बस, तो इससे 2025 के सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल से वो सॉल्व हो गए हैं। अब आप इस वीडियो को देखो और से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास कितने ही होते हैं जो सवाल जवाब आता है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि आते हैं इसकी सुन के। अगले वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर जो 2020 का, ठीक है, यहाँ पे मॉडल पेपर आया वो चलेगा, कोई नए मॉडल पेपर नहीं आ रहे हैं क्लास में। हम आप ये सर मॉडल पेपर और जी सर, ठीक है। टेस्ट सोर्स आपके पास 2020 का 20 का मॉडल पेपर, ठीक है, वो देखो। और पास्ट पेपर वो देखो, उससे प्रैक्टिस करो, समझो सवाल को, ताकि सॉल्व कर सको। अगर आपको मोस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप फिजिक्स से कर लो, फिर बाकी चीजें भी इतनी मुश्किल नहीं होती अगर आप न्यूमेरिकल से सीख लेते हो। डेरिवेशन वगैरह सीखो, न्यूमेरिकल सीखो, आप फिजिक्स का पेपर इजीली सॉल्व कर लोगे। कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना बड़ा भी नहीं। एक दो इसमें मैंने दिखा दिया ऐसे बड़े सवाल आए हैं, वो तो आप चाहो तो चॉइस में भी छोड़ दो अगर बहुत बड़े वाले सवाल आए। लेकिन छोटे छोटे जो सवाल हैं जो एक एक लाइन दो दो लाइन में ही खत्म हो रहा है, वो तो आप इजीली करो। आसान नंबर है, आप क्यों छोड़ोगे?